domain of child development deals with the affective component of child's personality, her feelings towards people, ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग्स। यानी बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है। अब देखो हिंदी में ये इजी हो गया, अदरवाइज इसी को अगर ये संवेगात्मक लिख देते तो कई लोग कंफ्यूज नजर आते, है ना। अफेक्टिव एस्पेक्ट या फिर भावात्मक घटक से संबंधित है, जैसा कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाओं की बात अगर होगी तो वो विकास के किस पहलू, किस प्रकार में आएगी, किस पक्ष में आएगी। अब इसको विकास का आपसे पूछ सकता है किस डोमेन में आएगी, आपसे पूछ सकता है किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है ये बात, है ना। तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, किस फील्ड ऑफ डेवलपमेंट से। तो जब बात भावनाओं की आ रही है कि आसपास की चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, सराउंडिंग के बारे में जैसा वो महसूस करती है ना, कि भाई मुझे ये पेन बहुत पसंद है, तो पसंद क्या है, पसंद एक फीलिंग हो गई कि भाई लाइकिंग है मेरी इस चीज के प्रति, है ना कहीं एक इमोशनल एस्पेक्ट आ गया, है ना। फेवरेट कलर, तो ये सब फीलिंग्स से जुड़ी हुई चीजें हैं। और फीलिंग्स की बात कहां होती है, फीलिंग्स की बात क्या फिजिकल में होगी, नहीं, शारीरिक पक्ष में फीलिंग्स की नहीं, फिजिकल एक्टिविटी की बात होगी, है ना। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कुछ होता नहीं है विकास का, हम पढ़ते नहीं है पेपर में, ना एनसीईआरटी कहती है। इमोशनल एस्पेक्ट हाँ कह सकते हैं, कॉग्निटिव नहीं, क्योंकि ये थिंकिंग से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जब बात थिंकिंग की होगी तो आप कॉग्निटिव की तरफ जाएंगे, लेकिन जब बात इमोशंस या फीलिंग्स की होगी तो आप इमोशनल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, जिसको अफेक्टिव डोमेन भी कह देते हैं, है ना। इसको अफेक्टिव डोमेन भी कह देते हैं कि जो व्यवहार का ये दो चीजों से जुड़ा हुआ है, एक तो विकास के पक्षों से जुड़ा हुआ है यानी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से, दूसरा जो बीएस ब्लूम की आपकी टेक्सोनॉमी है वो तीन एस्पेक्ट के बारे में बात करती है, सीएपी कैप, सर पे लगाने वाली टोपी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव दिमाग से जुड़ा हुआ है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब कॉग्निशन से संबंधित हैं। अफेक्टिव डोमेन जिसको संवेगात्मक या भावात्मक कौशल कहते हैं, उसमें इमोशंस आते हैं। ये आपका हेड, हार्ट और हैंड की शिक्षा की बात है। साइकोमोटर है फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित, ठीक है। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट, इसको हम ये कहेंगे जो विकास के तीन मुख्य पक्ष हैं, PCSE, तो ये एसई को एक साथ जोड़ देती है एनसीईआरटी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो इमोशनल जो है वो एस्पेक्ट है जो फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, पोल में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएशन स्टेट्स दैट, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये दोनों टॉपिक मिलकर के आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनाते हैं। कल हम ये टॉपिक करने भी वाले हैं और इजी है, ये सबसे इजी टॉपिक मैं इसको कहना चाहूंगी, क्योंकि आपको 2-3 ही बातें याद रखनी होती है, ज्यादा रखनी ही नहीं है। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आ रही है यानी व्यक्तिगत भिन्नता की बात आ रही है, यानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, ठीक। तो आप लोग उत्तर दे रहे हैं सी, 96% लोग, बहुत बढ़िया। मैं मान सकती हूं कि आप लोग अभी ये चीज समझ पा रहे हैं, है ना, और बहुत ही बढ़िया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम स्पीड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। जब हम इंडिविजुअल्स के डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स में वेरिएशन होता है, व्यक्तियों में भिन्नता होती है, तो हम सेम कैसे कह सकते हैं। भिन्नता और सेम होना या एक समान होना दो ऑपोजिट बातें हो गई, है ना। ये ऐसा ही हो गया कि मैं कहूं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं और मैं बैठ करके यहाँ पे मटन चिकन खा रही हूं, है ना। तो ये ऑपोजिट बात हो गई। जब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो सेम कैसे हो सकती हैं चीजें, डिफरेंसेस में कुछ ही सिमिलैरिटी होंगी, ऑल सेम थोड़ी हो सकता है, तो ये तो गलत बात हो गई। ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम स्पीड ऑफ ग्रोथ, यानी सभी बच्चों की वृद्धि एक जैसी होती है। अगेन डिफरेंसेस की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात हो रही है, और हम कह रहे हैं सब सेम होते हैं, तो ये टॉपिक के साथ ही नहीं जा रही बात। फिर आता है सी ऑप्शन, देयर मे बी अ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, के भिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की जो दर है, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, गति है, उसमें अंतर पाया जा सकता है। एक बच्चा 9 महीने में खड़ा होना सीख जाएगा, दूसरे को 11 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। बात एकदम सही है कि इंडिविजुअल्स अपने वृद्धि और विकास और लगभग हर पहलू में भिन्न पाए जा सकते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हैपेंस एट सेम रेट, सेम रेट पर विकास नहीं होता, याद रखेंगे। रेट कभी भी सेम नहीं होता, मतलब रेट सेम ही होगा ये बिल्कुल जरूरी ही बात नहीं है, बल्कि हम ये देखेंगे यहां पे रेट क्या है, सेम नहीं होती, विकास की दर भिन्न होती है, सेम नहीं होती, जबकि स्टेजेस या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ऑर्डर सेम होता है, या मैं कहूं सीक्वेंस सेम होगा कि पहले बच्चा बचपन में होता है बाद में जवानी में जाता है, ऐसा नहीं होता पहले जवानी बाद में बचपन, है ना। रेट सेम नहीं होता, पेस डिफरेंट होता है, पेस कैन डिफर,
दो सेम उम्र के बच्चे सेम रेट पे डेवलप कर रहे होंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलिए खैर, तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो आप लोगों ने 93% के आसपास लोगों ने सही उत्तर दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिए, क्या पूछा है समझेंगे। मैथ्स क्लास जल्दी ही लगवा देंगे, डोंट वरी, है ना। एक बार उदय सर से बात करके कुछ प्रीवियस ईयर आपके सीटेट के उधर से डिस्कस कर लेंगे मैथ्स के लेट्स लर्न पे भी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, चिल्ड्रन लर्न देयर सोसाइटल रोल थ्रू दी प्रोसेसेस ऑफ, यानी बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, यानी समाज में कैसे रहना है, क्या किस तरह से ढलना है, ये वो सीखेंगे कैसे, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। पीडीएफ टेलीग्राम सेंड किया मैम यार, इस वीकेंड होपफुली 2-3 वीकेंड से यही चल रहा है, तो आप अब तो इंतजार ही कर दीजिए मैम। फास्ट, अधिक क्वेश्चन प्लीज। 30 क्वेश्चंस का पूरा सेट है, जल्दी, चाहे कम समय लगे ज्यादा समय लगे, आराम से चल रहे हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन एंड अकल्चरेशन, ये मैंने सोशलाइजेशन के टॉपिक में भी ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। सिर्फ 61% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं, अदरवाइज गलतियां इसमें खूब हो रही हैं। देखिए, सोसाइटल रोल थ्रू दी प्रोसेस ऑफ, यानी बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। ये नहीं पूछा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, ये दोनों चीजें तो हमेशा ही हर प्रक्रिया में होती हैं, लेकिन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट या स्कीमा अपडेट करने के लिए पूछा होता तो ये उत्तर ज्यादा एप्ट हो जाता, उचित हो जाता। लेकिन क्योंकि हमसे पूछा है सोशल रोल हम कैसे सीखते हैं, तो सोशल रोल हम सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से और अकल्चरेशन के माध्यम से, जिसको उत्संस्करण कहते हैं या परासंस्करण भी कह देते हैं कई लोग। सामाजिकरण यानी समाज में कैसे रहते हैं, समाज के क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या नियम हैं, क्या कायदे कानून हैं, क्या डिजायरेबल चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं, ये सारी चीजें सोशलाइजेशन का हिस्सा है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज में रहने के लायक बनते हैं, विच इज समाजीकरण। और अकल्चरेशन क्या है? अकल्चरेशन है समाज भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। हमारे कल्चर में धोती कुर्ता हो सकता है, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर से क्या सीख ले रहे हैं भाई, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना। तो ये अकल्चरेशन की प्रक्रिया के थ्रू हमने सीखा कि हम डिफरेंट कल्चर या समय के बदलने के साथ डिफरेंट चीजें भी एक्वायर कर ले रहे हैं। एन कल्चरेशन एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे EN अगर लिखा होगा उसका मतलब होता है आप अपने कल्चर को सीख रहे हैं। अकल्चरेशन में बाकी कल्चर भी मिक्स हो सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से सोसाइटल रोल व्यक्ति जो है सीखता है, और समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता रहता है, समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, नियम कायदे कानून बदलते रहते हैं। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन की जो प्रक्रिया है, चाहे वो B हो चाहे वो C हो, देखिए ये ऐसा नहीं है अकल्चरेशन या सोशलाइजेशन में अडेप्टेशन नहीं होता, एसिमिलेशन नहीं होता, होती हैं चीजें। लेकिन जब बात हो रही है सोशल रोल्स को एक्वायर करने की, तो वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होगा। मतलब जो ज्यादा बेहतर उत्तर है, जो पूछा गया उसके अनुसार हमें उत्तर देना होता है ना, तो उस केस में वो अकल्चरेशन और सोशलाइजेशन है। अगर कॉग्निटिव एस्पेक्ट में स्कीमा को अपडेट करने की बात होती तो आंसर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन हो जाता, या फिर सोशलाइजेशन या अकल्चरेशन में से कुछ नहीं होता ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा पूछा क्या है, उस सेंस में फिर आपको जवाब देना है। ऑप्शन एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है वो चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार, when a child is shown a toy, यानी जब एक बच्चे को एक खिलौना दिखाया जाता है, and then it is hidden, और फिर छिपा लिया जाता है। यानी बच्चे को दिखाया गया क्या, खिलौना, ठीक, बच्चे को खिलौना दिखाया गया और फिर छिपा लिया गया ऐसे करके पीछे या कहीं भी, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग, अब बच्चा ये खिलौना भूला नहीं है, अबाउट इट द चाइल्ड ट्राइज टू फाइंड दैट टॉय। अब बच्चा आसपास देखेगा, आपके हाथ में देखेगा, इधर देखेगा, वो भूला नहीं है कि ये टॉय अब एग्जिस्ट नहीं करता। एट डैश स्टेज दिस कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन द चाइल्ड एंड इट इज कॉल्ड, यानी किस अवस्था में ये जो गुण है वो पाया जाएगा कि बच्चा अब इस खिलौने को खोज में लगेगा, इसकी खोज करेगा, ना कि भूल जाएगा। बताइएगा, अगर भूल जाता है तब भी सेम आंसर है, किस स्टेज में भूलता है तब भी आंसर सेम ही है, और किस स्टेज में नहीं भूलता है तब भी आंसर सेम ही है, क्योंकि इसी स्टेज के अंत तक आते आते वो याद भी रखने लगता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें आने लगती है। कौन सी स्टेज है? सेम स्टेज, सेंसरी मोटर। तो पूछा क्या है पहले, एट सेंसरी मोटर स्टेज, गत्यात्मक अवस्था पियाजे की, SPCF आपको निमोनिक पता है। सेंसरी मोटर गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के अंत तक आते आते 8-9 से 12 महीने के आसपास। एंड इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायी हो गई उसके दिमाग में, अब उसने देख लिया कि ये एग्जिस्ट करती है, चाहे आप मेरे सामने से ले लो लेकिन मेरे दिमाग में तो रहेगी, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता। तो सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस वो अचीव कर लेता है। कमी या लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज की शुरुआत में है और अंत में इसी में अचीव भी कर लेगा, ठीक है। प्री ऑपरेशनल इसका सही उत्तर नहीं होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
ऐसा नहीं है प्री ऑपरेशन में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो नहीं रही है, लेकिन गुण किस स्टेज का है बात उसकी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास को बेहतर बनाने के लिए, सुसाधित करने के लिए बच्चों में जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश व्हाइल लेव वाइगोस्की एम्फसाइज्ड डैश। ये दोनों टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूं क्वेश्चंस की फॉर्म में यूट्यूब पे, और वैसे भी ये टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाकर के देख लेंगे, ठीक है ना। और फिर लाइक और शेयर भी कर देंगे जब उस सेशन को देखेंगे, इस सेशन को देखेंगे। अभी भी जितने भी लोग देख रहे हैं 10,165 अभी हम जुड़ गए हैं 11 मिनट में, तो सिर्फ 2800 लोगों ने लाइक शेयर किया है। ये एकदम जस्टिफिएबल नहीं है ना। मोकेम्बो बिल्कुल खुश नहीं हुआ ये देख के। चलिए खैर, ए 82% लोग कह रहे हैं उत्तर। तो टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे क्या कहेंगे, एक्टिविटी कराओ बच्चे को, ठीक है। जबकि वाइगोस्की कहेंगे लैंग्वेज, ठीक बात है। लेकिन हम फिर से चेक कर लेते हैं, पियाजे लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, वाइगोस्की एक्टिविटी पे। तो जब हमें पता है MESE, ये 4 मुख्य फैक्टर्स हैं पियाजे की थियोरी में। मैचुरेशन यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन, एक्सपीरियंस जिसको एक्टिविटी कह देते हैं, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। तो अब इसमें लैंग्वेज की बात तो नहीं है इन 4 फैक्टर्स में। तो हमें इतना पता है कि और वाइगोस्की लैंग्वेज को एक टूल मानते हैं। उनकी तो थियरी में 3 चीजें हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो हम ये कहें कि पियाजे ने लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी है और वाइगोस्की ने एक्टिविटी को, तो ये गलत बात हो जाएगी। ऐसा नहीं वाइगोस्की ने एक्टिविटी को मना कर दिया, लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें ये बात नहीं है। वहां सोशल इंटरेक्शन है जो एक्टिविटी के नाम पे। रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात दोनों में से कोई नहीं करता। तो क्रियाएं करने व भाषा की बात कौन करेगा, पियाजे करेंगे। ये आज डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच में, कुछ तो पंगा है। तो पियाजे एक्टिविटी की बात करेंगे, वहीं वाइगोस्की जो है वो लैंग्वेज की बात करेंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और आपके मन में क्या जवाब है इसको लेकर के। लॉरेंस गोल्डबर्ग का एक क्वेश्चन है, मॉरल डेवलपमेंट की थियरी इन्होंने दी थी। द गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास की अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास की जो अवस्था है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, देखते हैं। किस ऑप्शन को देख करके आप पता लगा पाएंगे कि व्यक्ति या बच्चा जो है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत है। पहला ऑप्शन है सीइंग रूल्स एज फिक्स्ड यानी रूल्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं और एब्सोल्यूट होते हैं। बट ये तो 4th स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं इसको, या फिर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग कहते हैं। तो इसकी बात तो यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो गुड बॉय गुड गर्ल की बात हो रही है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी प्रेज यानी प्रशंसा की बात होगी। वांटिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड ट्राइंग टू डू व्हाट विल प्लीज अदर्स, बिल्कुल सही बात है कि दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह है और वह करने की कोशिश जो दूसरों को खुश करे। आपको खुशी हो रही है नहीं हो रही फर्क नहीं पड़ता, बट गुड बॉय नाइस गर्ल बनना है किसी की नजर में, पेरेंट्स की नजर में, टीचर की नजर में, दोस्तों की नजर में, व्हाटएवर। तो इसी को गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं। 3rd स्टेज है ये। क्या है ये? 3rd स्टेज है। गोल्डबर्ग की 6 स्टेजेस में से तीसरी स्टेज है और दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल जिसको हम कहते हैं। फीलिंग दैट इट इज देयर ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज एंड रूल्स फॉर देयर ओन सेक, नहीं ठीक। 5th स्टेज बिलीविंग इन एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स विच आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, ये अगेन फिर 3rd लेवल पे चले गए। तो आंसर क्या सही हुआ? सिर्फ बी ही सही है जो गुड बॉय नाइस गर्ल की बात करेगा। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? लेव वाइगोस्की बिलीव्स इन यानी वाइगोस्की किस चीज में विश्वास रखते हैं, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन सा एक कथन जो है वो सही होगा, बताइए। मून 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 कोई कह रहा है, शिवानी पढ़ लो पढ़, नहीं तो सारे चांद तारे नजर आएंगे पेपर में। फिर देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की की तो उनके अनुसार कौन सा एक स्टेटमेंट सही होगा? पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग व्हाट इज करंटली बियॉन्ड द चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज बट व्हाट दे कैन डू विद सपोर्ट, यानी यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, यानी आज वो क्या नहीं कर सकते। करंटली बियॉन्ड द चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज यानी खुद से सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे, एक अटेम्प्ट दे के देख लिया या समझ नहीं आता कैसे पढ़ें। बट व्हाट दे कैन डू विद सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट मिल जाए, लेट्स लर्न का नोट्स मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ऐसे कोई करके बता दे तो क्या हो जाएगा? पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अपने आप वो नहीं कर पा रहे हैं बट मदद मिल जाएगी तो कर लेंगे। लिमिटिंग चिल्ड्रन टू देयर करंट कैपेबिलिटीज यानी जो उनकी आज की वर्तमान, ये पता नहीं क्या दिक्कत है, फिर वो नया नहीं सीख पाएंगे। मतलब जो आज की क्षमताएं बस उसी पे फोकस करो, कुछ नया या आगे बढ़ने की बात छोड़ ही दो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। फिर आता है सी ऑप्शन, फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन डू अलोन एंड विदाउट एनी हेल्प, यानी इस बात पे फोकस करना सिर्फ कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है बिना किसी मदद के।
तो इस बात पे नहीं, फिर मदद की भी बात होती है। वाइगोस्की तो सोसाइटी, कल्चर, इनके इंटरेक्शन, हेल्प की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। एमिंग टू टीच कॉन्सेप्ट्स दैट आर वे बियॉन्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD से बहुत दूर हैं जो कॉन्सेप्ट, बहुत दूर पे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की पहुंच से ही दूर हो गए, वो मदद से भी नहीं सीखे जा सकते अगर वे बियॉन्ड है। तो थोड़ा सा ही आगे होने चाहिए बच्चे की रीच से, ताकि हल्के से मुश्किल उसको लगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको दूर दूर तक कुछ समझ में ही ना आए। अगर आप वो डायरेक्टली उसको समझाने लग जाएंगे जो दूर दूर तक भी समझ ना आए, तो फिर वो समझाने से या हेल्प से भी नहीं समझेगा। आपको जो पास का दायरा है उसमें सिखाना होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, ना कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से दूर जाकर के सिखाना होता है। तो डिफिकल्टी लेवल उतना ही रखना है जितना समझ में आ सके। तो यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन वो समर्थन के साथ कर सकते हैं, यानी दे कैन नॉट डू इट विदाउट हेल्प बट कैन डू इट और अचीव समथिंग विद द हेल्प ऑफ द मोर नॉलेजेबल अदर। इतनी बात क्लियर है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 8। अगेन वाइगोस्की से क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की व्यूड कॉग्निशन एज इनहेरेंटली। लेव वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार से समझते हैं, यानी कॉग्निशन के बारे में वाइगोस्की का क्या विचार है। और आपको पता है इनकी थियरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, जिसका नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। बट ये कहते हैं समाज और संस्कृति के द्वारा अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, उनके साथ इंटरेक्शन करके बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी एबिलिटीज क्या होती है, बढ़ती हैं। ये क्या हो रहा है यार, पता नहीं, आज तो कुछ तो नेटवर्क का कुछ तो पंगा है, क्या इशू है ये नहीं पता मुझे, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपका जो ये कनेक्शन है ब्रेक हो रहा है। लेव वाइगोस्की व्यूड कॉग्निशन एज इनहेरेंटली जेनेटिक होता है। वाइगोस्की तो जेनेटिक्स की, मैचुरेशन की और बायोलॉजी की बात भी नहीं करते, है ना, इंडिविजुअल। जबकि इनको इस बात पे क्रिटिसाइज भी किया जा चुका है, ये इनका क्रिटिसिज्म भी है कि बायोलॉजिकल एज की आपने इनकी पूरी थियरी में कहीं बात नहीं हुई, वो बस भाषा के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम से समझ आ जाएगी, वो नेचुरली हो रही हैं चीजें। इंडिविजुअलिस्टिक एंड एक्टिविटी बेस्ड, यानी इंडिविजुअलिस्टिक बात करेंगे भाई, जो व्यक्ति सोसाइटी कल्चर की बात कर रहा है वो इंडिविजुअल सीखने की बात करेगा, ग्रुप में सीखने की बात करेगा, ग्रुप में सीखने की बात करेगा। यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, देखिए ये यूनिवर्सल इनवेरिएंट कौन बात करता है, जो स्टेजेस की बात करे कि दुनिया में पूरी यही स्टेजेस होती हैं, बट ये तो कह रहे हैं कल्चर का प्रभाव पड़ेगा, जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं उस पर आपके विकास का प्रभाव पड़ेगा, जिस समाज में आप रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो बात गलत हो गई, सबके लिए एक जैसा थोड़ा ही हुआ फिर विकास। सोशल एंड लैंग्वेज बेस्ड, यानी सामाजिक व भाषा आधारित है जो संज्ञान है, कि हम अपने संज्ञान को विकसित करते हैं, क्या किताबें हम पढ़ रहे हैं, क्या बातें हम कर रहे हैं, किस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो भाषा के माध्यम से हम अपने संज्ञान, अपनी समझ को विकसित करते हैं, और किस समाज या किन लोगों में हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों में से ही कोई आंसर इनका होता है, जिसमें से 2 ऑलरेडी ऑप्शन में थे। अब आता है 9th क्वेश्चन। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी एक बाल केंद्रित कक्ष में टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बताइएगा फटाफट से। कोई कह रहा है पंजाब से हैं, क्या BPSC फिल कर सकते हैं? उसमें ना कई लोगों को गलतफहमी है कि उसमें तो लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक एज वेल एज, मतलब आप ठीक ठाक नागरिक हैं, उसमें ऐसा भी कुछ मेंशन्ड है कि आप क्रिमिनल और वो सब नहीं है, मतलब नॉर्मल एक नागरिक हैं भारत के, और दूसरा स्थायी नागरिक होंगे आप किसके, बिहार के। तो भारत के नागरिक हैं तभी आप बिहार के नागरिक भी हो पाएंगे, है ना। तो या बिहार के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक ऑटोमेटिक होंगे, दोनों चीजें मतलब इंटर रिलेटेड हो गई। तो ऐसा नहीं है कि बाहर वाले फिल कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और वो 31 अगस्त है डेट, वो भी मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, बोलने में वो 1 अगस्त मुझे याद रह गई है, जो लास्ट ईयर है आपका सेकेंड ईयर में। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा एक्टिव होगा और टीचर क्या होगा, टीचर भी एक्टिव होगा। देखते हैं क्या होगा। क्लासिफाइज द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, एबिलिटीज के बेस पे बांट देता है, नहीं सेग्रीगेट नहीं करते बच्चों को। यूजेस फियर, डराएगा नहीं। कंसिडर्स हर सेल्फ और हिमसेल्फ एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, ये तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था। एक होता है क्या आपका चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है यूट्यूब पे भी, बैचेस में भी हम करेंगे डिस्कस। ट्रेडिशनल क्लासरूम, पारंपरिक टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, वहां टीचर को सब कुछ आता है और वो ज्ञान भर देगा बच्चे में, ये अप्रोच पहले हुआ करती थी। चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चे और टीचर दोनों मिलकर के नॉलेज को, ज्ञान को सृजित करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पेज इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच लर्नर, ये बात एकदम सही है कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देने की कोशिश जो है टीचर करेगा। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि चाइल्ड सेंटर में है, तो चाहे वो 30 बच्चे हों। अब हमारे देश में स्थिति ये है कि बहुत ज्यादा एडमिशंस, एनरोलमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज एक सीमित मात्रा में बच्चे होने चाहिए जिससे कि हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सके। ठीक है ना, क्लियर है जी बात? हाँ अच्छा ठीक है, पढ़ाई कर लो अंशु सिंह। देखिए तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर।
हार्वर्ड गार्डनर, एक क्वेश्चन गार्डनर से आता ही है। हार्वर्ड गार्डनर बिलीव्ड दैट, यानी हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था, बताइए। ईच इंडिविजुअल possesses डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस इन वेरिंग डिग्रीज, यानी वो मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए बी ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज प्री डिटर्मिन्ड एंड फिक्स्ड एट बर्थ। इस बात के अगेंस्ट है गार्डनर कि फिक्स्ड है जो बुद्धि है आपकी, या प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से सुनिश्चित है ना, या एक सिंगल एंटिटी है बुद्धि, आईक्यू स्कोर है बुद्धि। इन सब चीजों को बिल्कुल सिरे से नकारते हैं गार्डनर। वो कहते हैं ये क्या है, एक एबिलिटी है जो अलग अलग मात्रा में अलग अलग लोगों में हो सकती है, या कई प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति में हो सकती है, बस मात्रा या डिग्री का जो अंतर है वो हो सकता है ज्यादा हो किसी में कम हो किसी चीज को लेके। ईच इंडिविजुअल पोजेसेस ओनली वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस हो सकते हैं, किसी एक में आप अच्छे हो सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की बुद्धि है किसी में। इंटेलिजेंस इज अ जनरल एबिलिटी टू अडेप्ट टू सर्टेन सिचुएशंस, ये जनरल एबिलिटी है, ये भी इन्होंने नहीं कहा। जनरल एबिलिटी की बात एल्फ्रेड बिने करते हैं कि एक सामान्य तत्व होता है बुद्धि का जो हर जगह पे काम आएगा, मैथ में अच्छे हैं तो हर चीज में अच्छे होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ये बात जो है गार्डनर कहते हैं कि हो सकता है आपको डांस में आपके पास बहुत अच्छी बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि नहीं है, तो हो सकता है आप डांस में अच्छे ना हो सकता है आप में म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकता है आप खिचड़ी हो सबकी, थोड़ी थोड़ा सब कुछ हो आप में, है ना। तो वेरिंग डिग्री का अंतर होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की बुद्धि आप में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है ये, अगेन वाइगोस्की का क्वेश्चन। देख रहे हैं आप एक सेट में 3 क्वेश्चन तो अभी तक वाइगोस्की के आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, प्राइवेट स्पीच निज वाक, याद करो कौन सी स्टेज है ये, याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा भाई, 2 से 3 से 6 भी आ जाता है कई बार पेपर में, नहीं तो 2 से 6 आप इसको लगा के चलो, ठीक। निज वाक, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो प्री ऑपरेशनल में आती है पियाजे के अनुसार, तो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, यानी विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करती है जो निजी संवाद है। या फिर बी ऑप्शन, डज नॉट इंपैक्ट स्टूडेंट थिंकिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जो व्यक्ति, खिचड़ी है हमारी तो हाँ ज्यादातर लोगों का यही होगा, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, है ना, अपना भी कुछ ऐसे ही है। देखिए तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी थियोरी में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं बीपीएल की तरह, एससीएल बोले तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। तो जब लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की के लिए, तो क्या वो ये कहेंगे कि कोई इंपैक्ट नहीं होता थिंकिंग पे, जबकि वो तो कह रहे हैं लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, टूल है लैंग्वेज, इज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हिंडर्स दी स्टूडेंट्स थिंकिंग, तो लैंग्वेज से क्या है, हिंडर हो जाएगी, यानी प्राइवेट स्पीच से हिंडर यानी रुकावट बन जाएगी थिंकिंग में, जबकि थिंकिंग भाषा से होगी या किससे करेंगे। इंक्रीजेस स्टूडेंट्स ईगोसेंट्रिसिज्म की बात पियाजे कर रहे हैं, वाइगोस्की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझना होगा क्वेश्चन को, कोई तो डी लिख रहा है जबकि डी हो नहीं सकता, डी फॉर डॉग भी बनाया है ना। क्रिएटिविटी तो पूरी लगा दी आपने, लेकिन उत्तर गलत दे दिया सरकार। नाम क्या है आपका, विकास कुमार। चलिए तो आंसर क्या है इसका, मतलब आप लोगों ने 54% लोगों ने डी उत्तर दे दिया। कौन से सस्ते नशे हैं भाई ये, हैं? कमाल कर दियो, बहुत बढ़िया चिंटू। देखिए ए ऑप्शन सही है इसमें, डी नहीं, एतिश्री रॉय, बहुत बढ़िया नाम है आपका। देखिए हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, ये मैंने आपको प्राइवेट स्पीच बताते समय भी बताया था कि सोच को रेगुलेट करने में, प्राइवेट स्पीच जब हम खुद से बात कर रहे हैं, खुद को ही डायरेक्शन दे रहे हैं, खुद से बात करके कि नहीं यार हिमांशी ये वाला नहीं, ये वाला सही होना चाहिए। जब आप पेपर में ऐसे बोल के बातें कर रहे होते हैं तो आप खुद को दिशा दे रहे होते हैं, आप अपनी थिंकिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं खुद से बोल करके, आप सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन का काम कर रहे होते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि इससे ईगोसेंट्रिज्म बढ़ जाएगा कि बस आप अपने ही बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। जब वो बच्चा एक पजल को सॉल्व करते समय बात कर रहा है यार ये पीले वाला नहीं नीले वाला लगाना है, तो वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहा है, तो उसकी जो सोच है वो उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर कर रही है, उसकी थिंकिंग को एक दिशा दे रही है, ठीक है ना। तो ये डी कैसे हो सकता है, मतलब ये आपने क्या सोच के उत्तर दिया है, ये पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में समझ आता। वो तो वाइगोस्की तो ईगोसेंट्रिज्म की बात ही नहीं करते। पूछा है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, इतना बड़ा लिखा हुआ है, फिर भी आप लोगों ने ये काम किया है, तो मुझे कहना ही पड़ा क्या करें। देखिए तो पियाजे की अगर हम बात करें तो आत्म केंद्रीयता की बात वही करते हैं, ईगोसेंट्रिक होने की, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है। यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार जो लैंग्वेज है या प्राइवेट स्पीच है, खुद से बोल के बात करना, ये रेगुलेट करता है, बच्चे की थिंकिंग को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अब ये तो पेट पे बाण मारने वाला सवाल है, इसमें तो कई लोग घायल ही हो जाएंगे। असर्शन यानी ये है क्या, एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी है, कथन जिसको हम कहते हैं, और दूसरा इसका रीजन दिया जाता है कि इस प्रॉब्लम का या इस स्टेटमेंट का ये रीजन हो सकता है या नहीं। तो आपको देखना है,
बताइए, नोट्स में 3 से 6 साल है ना, फर्क नहीं पड़ता उससे। उसका बेसिकली आपको बस ये देखना है वो पेपर में कभी 1 साल ऊपर या 1 साल नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 6 ही आप मान के चलो भाई। वही बात ईगो सेंट्रिक की 2 से शुरू हो जा रही है पियाजे की थियरी में, तो ऐसा भी हो सकता है कई जगह पे आपको 2 साल भी देखने को मिल जाए, तो अर्ली चाइल्डहुड भी ध्यान रख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कह रहा है मैम बहुत भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं है यार, ऐसी बातें नहीं सोचते। 78% लोग ए कह रहे हैं। हाँ, ये तो आपको लगता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सबसे पहले जो दिख जाए वही है सही, ANRR राइट है। असर्शन यानी कथन। अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच है ना कि स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या पोज की है। शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। यानी टीचर्स को ये कंसीडर करना चाहिए कि जेंडर मैटर नहीं करता, हर एक बच्चा लॉजिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी रखता है। टीचर्स शुड बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर हैव द पोटेंशियल फॉर लॉजिको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड पोजेसेस लिंग्विस्टिक स्किल्स। यानी ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही भाषा में अच्छी होंगे या लड़के ही गणित में अच्छे होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर यानी जेंडर न्यूट्रल हो गई ये बात। लैंग्वेज या सब्जेक्ट कोई भी जेंडर का व्यक्ति सीख सकता है, बात तो फैक्ट है ना। ऐसा बिलीव मानना चाहिए टीचर को, बिल्कुल ऐसा है ना। ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है, ट्रू है, ठीक है। रीजन इसका पीछे क्या दिया है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ये जो कथन है इसका सॉल्यूशन दिया क्या है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ऐसा क्यों मानना चाहिए, क्यों, क्योंकि जेंडर जो है वो सामाजिक निर्मित है या सामाजिक संरचना है जो समाज ने बनाया है। ऐसा सच में थोड़ी कि लड़की है तो गणित में खराबी होगी, तो ये बात भी सही है, इसका रीजन एकदम सही है। क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो टीचर को मानना चाहिए दोनों में से कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि ए भी सही था और इसका रीजन भी सही है, तो इसलिए ANRR राइट और इसका रीजन भी सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की आर जो है। अगर ये अपने आप में दो अलग, ये सही भी होता और ये सही होता, लेकिन ए जो है आर जो है ए का रीजन नहीं होता, तब फिर हो जाता ANRR ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसको ध्यान में रख के उत्तर देना होता है, ऐसा नहीं है दोनों देखे सही हैं तो पहला ही लगा दिया। देखना पड़ेगा क्या रीजन सही है वो, या बस सिर्फ अपने आप में स्टेटमेंट सही है, क्या एक दूसरे के लिए सही है ये दोनों, या फिर इंडिविजुअली ही सही है बस। तो वो इंडिविजुअली से नहीं चलेगा कि तुम भी बहुत बढ़िया इंसान हो, मैं भी बहुत बढ़िया इंसान हूं और मैंने कह दिया अच्छा दोनों बढ़िया इंसान है और रीजन भी फिर सही लगा दिया, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक दूसरे के लिए सही है तभी ये वाला सही आएगा कि सही रीजन है ए का। इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा सॉल्व करते समय। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज शुड अ टीचर इंक्लूड इन हर क्लासरूम्स। यानी एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। यानी कि आपकी क्लासरूम में बहुत सारे विविध बच्चे होंगे। विविध का मतलब क्या है, डिफरेंट, चाहे वो दिखने में हो, भाषा में हो, कल्चर में हो, कास्ट में हो, अपने इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एटीट्यूड में हो, अलग अलग बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना विकास। तो अगर हम बात करें तो किस किस तरह की डाइवर्सिटी को आपको इंक्लूड करना चाहिए, यानी शामिल करना चाहिए किस प्रकार की विविधता को एक शिक्षिका के रूप में। इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से कोई कमजोर है, कोई बहुत ही संपन्न है, कोई मिडिल क्लास है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूड करेंगे आप। रीजनल यानी क्षेत्रीय, किसी भी क्षेत्र से आ रहा है, इंक्लूड करेंगे आप। लिंग्विस्टिक, अलग अलग भाषा बोलते हैं बच्चे, इंक्लूड करेंगे आप। सोशियो कल्चर, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चे। सॉरी, इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं या डाइवर्सिटी की जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हर एक प्रकार की भिन्नता चलेगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सही हैं। तो जब आप चारों में से किसी को नेगेटिव या एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो डी ऑप्शन हो गया जिसमें चारों ऑप्शंस सही हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और बताइएगा क्या है कहानी। आज एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हर एक सेशन में कोशिश करनी है ये बताना सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा लगा आपको, नंबर या उसके बारे में कुछ। हाँ, पानी पी लिया करेंगे भाई। देखिए बताइए, देखिए डी ऑप्शन कह रहे हैं 63% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेस असेसमेंट इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। आपको पता है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है सामाजिक रचनात्मक या सृजनात्मक कक्षा कक्ष में। सामाजिक रचनात्मक क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है, वाइगॉस्की। तो ऐसा क्लासरूम जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी पे बेस्ड है उसकी विशेषता क्या होगी, या उसमें विशेषता भी नहीं, ये पूछा है उसमें आकलन कैसे करेंगे। यानी जब आप ग्रुप्स में सिखा रहे हैं तो आकलन जब जांचने की बात आएगी वो भी ग्रुप में ही करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक में ऐसी या सामाजिक सृजनात्मक में यही तो होगा, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे ग्रुप में। तो असेसमेंट शुड जनरेट फियर, डर नहीं आएगा, क्योंकि जहां कंस्ट्रक्शन लिख दिया वहां डर नहीं आएगा। जहां ज्ञान की सृजनात्मकता या रचना हो रही हो वहां डरा की रचना नहीं होगी, ठीक है।
असेसमेंट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग पोर्टफोलियोज, क्लासरूम इंटरेक्शंस। ये बात सही है, बच्चे जहां पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी जो भी एबिलिटीज होंगी, जो भी उसने अच्छा किया है ना, जो भी काला चिट्ठा होगा सब आ जाएगा। और इंटरेक्शन, जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, बच्चा कैसे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है, ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उस बेसिस पे हम उसका आकलन करते हैं। बात तो सही है, बच्चा एक्टिव रहेगा इसमें। असेसमेंट इज कैरीड आउट टू एनहेंस द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। ये एकदम खराब बात है। रिप्रोड्यूस का मतलब हो गया आपने जो रट्टे लगाए उसकी उल्टी कर देनी है पेपर पे जाके, मतलब उसको रिप्रोड्यूस कर देना है, उगल देना है, रट्टा लगा देना है। वो याद कीजिए आप 3 इडियट्स का चतुर रामलिंगम, वो बन जाना है, रिप्रोड्यूस करना है इन्फॉर्मेशन को नहीं। असेसमेंट शुड फोकस ओनली ऑन व्हाट द चाइल्ड डज नॉट नो रेदर देन व्हाट द चाइल्ड नोज। यानी मूल्यांकन को केवल बच्चे को जो नहीं जानता उस पर फोकस करना चाहिए, जो वो जानता है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बच्चा जानता है उसको भी आप आधार बना करके आगे उसको सिखाते हैं। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जहां पे हम मल्टीपल वेज में बच्चे को वैरायटी ऑफ वेज में असेस कर रहे हैं, उसमें भी बच्चा एक्टिव रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? ये कहता है विच स्किल्स आर टेस्टेड इन दी क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कौन से कौशल टेस्ट हुए हैं या किन कौशलों का मूल्यांकन या परीक्षण शामिल है। क्वेश्चन क्या है भाई? हाउ कैन टीचर्स क्रिएट अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम दैट रिस्पेक्ट्स द नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है? प्रश्न क्या है? सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं। प्रगतिशील कक्षा कक्ष क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लैब स्कूल्स, जॉन डीवी जिनकी हम बात कर रहे थे, शिकागो में, अमेरिका में स्कूल्स खोले थे। बच्चा एक्टिव रहता है इनमें, आउट ऑफ इंटरेस्ट पार्टिसिपेट करेगा, है ना। और हम प्रेजेंट के लिए सिखाते हैं, इसमें वर्तमान जीवन के लिए सिखाते हैं ग्रुप में। तो ओनली नॉलेज पे फोकस होगा या फिर ओनली कॉम्प्रिहेंशन पे या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे? बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, चाहे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, एक ही बात है। बस आपको मतलब एक बात है बच्चे को एक्टिव रखने की दृष्टि से, ठीक है ना। तो बच्चे का एक्टिव रहना यहां जरूरी है। तो हम ये देख रहे हैं कौन सी स्किल टेस्ट हुई है इस क्वेश्चन में, कि हाउ कैन टीचर्स क्रिएट अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम दैट रिस्पेक्ट्स द नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे करें। अभी कैसे करेगा मतलब क्या है? कैसे करेगा मतलब है एक प्रॉब्लम है टीचर के सामने सॉल्व करने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट हुई है कि एक प्रॉब्लम रखी गई है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पोज की गई है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको आंसर इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए देना था, है ना। सिर्फ नॉलेज थोड़ी चेक किया कि टीचर को नॉलेज कितनी है, समझता कितना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में तो 1 वर्ड में आंसर दे देते वो, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम पोज की गई है, उसके सॉल्यूशन पे फोकस्ड है जो व्यक्ति है।